हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एसवीएस वेंचर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि 6 से 7 साल पहले ये कंपनी हमें स्टार्ट होती हुई नजर आई है। तो देखिए, जो कंपनी है कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। यानी कि रेसिडेंशियल में अगर आप देखोगे जो नॉर्मली बंगलोज होते हैं, जो विलाज होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और कमर्शियल के अंदर अगर आप देखोगे जो कमर्शियल ऑफिस होते हैं और जो शॉप वगैरह होती है तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए, जो मेन कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद के आसपास वाले एरियाज के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उन्होंने एक जो मैचर्स विजय एंड कंपनी करके, तो उसे इस कंपनी ने टेक ओवर किया था 2021 के अंदर, तो वो हमें यहाँ पे ये नजर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कस्टमर सेंट्रिक मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि कोई कस्टमर वगैरह अगर आ रहा है तो उसकी जैसे रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके हिसाब से ये कंपनी प्रोजेक्ट्स वगैरह करने का काम करती है। तो अगर हम देखेंगे जो मेनली अगर हम फोकस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो मिडिल इनकम ग्रुप होता है और जो हाई इनकम ग्रुप होता है तो वहाँ पे ये कंपनी का फोकस हमें नजर आता है। और अभी मेनली अगर आप देखोगे खास करके गुजरात वाले एरियाज के अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा वहाँ पे अभी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे रियल इस्टेट की डिमांड अगर महाराष्ट्र के बाद में अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर कहीं पे हमें काफी ज्यादा अगर अभी नजर आ रही है तो वो मेरे ख्याल से गुजरात के नाम वहाँ पे नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एसवीएस वेंचर्स करके ये ब्रांड नेम हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो फॉर्मली यानी कि पहले इस कंपनी का नाम विजय एंड कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल के बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए, एक रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कैश एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है और वही एक तरीके से अगर आप देखोगे जो बिजनेस की लॉन्गिविटी है, भले कंपनी ज्यादा लॉस वगैरह अगर कर रही है, लेकिन अगर कंपनी का कैश अगर काफी अच्छा है, फ्री कैश फ्लो अगर कंपनी के काफी अच्छे हैं, तो वहाँ पे लॉन्गिविटी बिजनेस की काफी हमें बढ़ती हुई नजर आती है। और दूसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है, यानी कि जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, शशिकांत वेद प्रकाश हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं और ये अकेले हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 साल लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम थे। तो देखिए, 2021 में अगर आप देखोगे तो 5 से 6 महीने लॉकडाउन वगैरह थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे नंबर हमें कम नजर आता है। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू का नंबर इतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 1.83 करोड़ पे हमें यहाँ पे नजर आई थी। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे 21-22 में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का कारण ये था क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो वहाँ पे कम थी और उसके बाद में जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तो वहां से हमने यहाँ पे थोड़ा रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन देखने चालू किया था। और अगर हम यहाँ पे एक क्वार्टर की अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर काफी कम हमें नजर आता है। 1.29 करोड़ का ये रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हुआ है। लेकिन देखिए, जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर होता है तो वहाँ पे मेनली जो जून वाला मंथ होता है तो वहाँ पे नॉर्मली बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है वो वहाँ पे थोड़ा अफेक्ट पड़ता है। और वहाँ पे अगर जितना ऑर्डर बुक आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे रेवेन्यू दिखाना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज जो मुझे अच्छी लगी है, ये देखिए 8 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट के नंबर थे और अभी एसेट का नंबर हमें लगभग 25 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। और देखिए, यहाँ पे ज्यादा एसेट के ऊपर आपने ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेंटरी अगर कंपनी के पास में, अगर कोई इक्विपमेंट वगैरह अगर कंपनी के पास में है, अगर वो कभी भी एकदम से बिगड़ जाता है तो एकदम से वहाँ पे जो एसेट की वैल्यू है वो कंपनी की हमें गिरती हुई नजर आती है। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो 7 करोड़ से यहाँ पे कंपनी की जो बोरिंग से लगभग 2.5 करोड़ के लगभग हमें आती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 4.5 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का बोरिंग का नंबर कम हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 दिसंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है और 4 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो पूरा आईपीओ फ्रेश इशू ही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में नहीं जाने वाला है और 11 करोड़ 24 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 6000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है और एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी शेयर दे रही है, एक शेयर यहाँ पे कंपनी
रुपीज पर शेयर पे दे रही है। अगर हम रिटेल एलोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 50% के लगभग का रिटेल एलोकेशन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो 5,62 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है और ये कंपनी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 जनवरी को ये जो अलॉटमेंट है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और 10 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है और 11 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 12 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए इसी सेम डेट अगर आप देखोगे एक सा पॉलीमर्स करके एक आईपीओ आ रहा है जो एक मेन बोर्ड आईपीओ है, वो भी कंपनी हमें इसी दिन लिस्ट होती हुई नजर आएगी और उसके अलावा एक एनलॉन टेक करके आई थिंक कंपनी है, वो भी आई थिंक इसी दिन हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे 3 आईपीओ में एक ही दिन में यहाँ पे लिस्ट होते हुए नजर आने वाले हैं। अब अगर हम एट द एंड अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल के हिसाब से लगभग 10 का ईपीएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए यहाँ पर आपको पी रेशियो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं तो उसके हिसाब से ये ईपीएस यहाँ पे निकाला जाता है, तो इसे आपने टोटली इग्नोर करना चाहिए और नेट एसेट वैल्यू का नंबर भी आपने यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 34 रुपीज का है तो ये वेटेड एवरेज होता है, यानी कि जो अभी नए शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है तो उसे यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आता है कंपनी का उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नंबर आपने नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी तक कंपनी का काफी अच्छा रहा है। ये दिखाता है कि एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का आईपीओ में अच्छा नजर आता है। आईपीओ भी अगर आप देखोगे हार्डली 11 करोड़ के लगभग का आईपीओ में नजर आता है। तो यहाँ पर हार्डली 500,000 लोग अगर आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आईपीओ टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ पे नॉर्मल रहता है तो लगभग 15 से 20% की जो लिस्टिंग गेन है वो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एचवीएच वेंचर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।